क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 8 तनाव पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। भारत में जो बेटा तनाव की स्थिति थी वह 1942 के प्रारंभ में ही हो गई थी। मतलब कि प्रारंभ के जो महीने थे, शुरू के जो महीने थे, उसमें और अधिक ही स्थिति तनाव की बढ़ गई थी। युद्ध का मंच भी अब लगातार निकट आता जा रहा था। भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना भी अब बढ़ चुकी थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, जिन देशों में बेटा युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। चुनौती, अब चुनौती थी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत छोड़ो और यह चुनौती थी। बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव। बम्बई में बेटा 7 अगस्त और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा का प्रस्ताव रखा और इस पर विचार किया, बहस भी की। और प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि भारत छोड़ो। अब आइए बेटा पेज नंबर 116 पर। नाम से जो जाना जाता था, भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। एक लंबा प्रस्ताव था ये, भारत छोड़ो, और अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। और सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार बेटा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, ऐसी अंतरिम सरकार होने का सुझाव दिया गया। प्रस्ताव तो था कि भारत छोड़ो और सुझाव था कि अंतरिम सरकार बनाने का। तो ऐसी सरकार बनाना जिसका पहला काम हो, जिसका पहला काम हो कि जिसका पहला काम हो मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा करना, अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों को बाहरी हमलों से रोकना, और साथ ही क्या हो, यह सरकार मिली जुली हो। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया गया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। कांग्रेस कमेटी ने इस बात की स्वीकृति दी कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उस समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। और फिर यह भी है कि जो ताकत है वो जब भी शामिल होगी, जब भी आएगी, तो वो किसी एक की नहीं होगी, किसी एक की नहीं होगी, बल्कि वह सारी ताकत जो होगी वह भारत की जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अपने समापन भाषणों में अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने भी बेटा ये स्पष्ट कर दिया कि अब उनका अगला जो कदम होगा वो होगा वायसराय से मिलना, मिल कर के अपने सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अब अबुल कलाम का और गांधी जी का बेटा ये अगला कदम था कि वायसराय से मिला जाए, अपना प्रस्ताव रखा जाए, साथ ही सम्मानपूर्ण समझौते के लिए उनसे अपील की जाए।
और 8 अगस्त सन 1942 को बेटा काफ़ी रात हो गई और काफ़ी रात के बाद यह प्रस्ताव अंततः पास भी हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त की सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर गिरफ्तारियां हुई और इसी गिरफ्तारी में बेटा जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किले में आए। तो जब ये जो बेटा भारत की खोज है ये नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ लिखी, इसको उन्होंने अहमदनगर के किले में लिखा। जब ये बेटा मैंने प्रारंभ किया था आपकी पूरक पुस्तक क्लास 8, तो उस समय भी बताया था मैंने कि जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले में पहुँचे और उनके पास सब क्या था। पहले तो उन्होंने शुरू में बागवानी की, लेकिन अब उनके पास वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास साधन भी नहीं थे, अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं थी। तब उन्होंने सोचा कलम उठाने की, लेकिन उनके सामने फिर एक लक्ष्य आया कि लिखे क्या। तो उन्होंने अपने भारत के बारे में लिखा। तो बेटा 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तारियां हुई थी, कई जगह विस्फोट के बाद जो है कई जगह गिरफ्तारियां हुई थी। उसी गिरफ्तारी के दौरान बेटा जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किले में आए थे और उन्होंने यह पुस्तक भारत की खोज लिखी थी। अब आइए बेटा पाठ 9, दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। अब दो पृष्ठभूमियाँ बची थी बेटा, एक थी भारतीय और दूसरी थी अंग्रेजी। भारत में सन 1942 में जो हुआ वह आकस्मिक नहीं था, वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बची रही थी जो चाहे कुछ भी हो जाए यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेटा भारत में अगस्त के महीने में सन 1942 में जो कुछ भी हुआ था वो अचानक नहीं हुआ था, वही हुआ था जो पहले से होता आ रहा था। भारत में हमारे बेटा जो पहले से होता आ रहा था वही कुछ हुआ, लेकिन हाँ अब स्थिति क्या थी, अब स्थिति चरम पे थी। अब उन्होंने पूरी तरह से कह दिया और राजनीति में भी बेटा कहीं गहरी थी। जो कुछ हो रहा था वो पहले से ही हो रहा था, लेकिन अब क्या थी, अब स्थिति और भी गंभीर थी क्योंकि वह चरम परिणति पर थी। इन सब के पीछे तीव्र भावना बची रही और अब आखिर में आके उन्होंने कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, भारत की जनता ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब हम सहेंगे नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापक उथल फुथल और उसका दमन। तो अब क्या बेटा, अब व्यापक उथल फुथल सी हुई। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। जनता की ओर से बेटा अचानक असंगठित प्रदर्शन हुआ, विस्फोट हुए, तोड़फोड़ हुए, यहाँ तक कि हिंसात्मक संघर्ष भी हुए और शक्तिशाली सेनाओं के विरुद्ध लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। इससे बेटा जो कुछ हुआ, विस्फोट, हिंसात्मक संघर्ष, असंगठित प्रदर्शन, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत की जनता कितनी तीव्रता, हमारे जनता की भावनाओं में कितनी तीव्रता है ये पता चलता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारियों से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। लेकिन उसके बाद बेटा नेताओं की गिरफ्तारियों से पहले में भी थी, गिरफ्तारियों के बाद जो है गोलीकांड ने जनता का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, उसको और भी ज़्यादा भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुपचाप अब
नहीं बैठते। इतना कुछ हुआ बेटा कि गिरफ्तारियां हुई, गोलीकांड हुए, गोलीकांड में जनता के क्रोध को और भी ज़्यादा भड़का दिया। अब जो है जनता इतनी उत्तेजित थी कि अब भारत की जनता शांत नहीं बैठ सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। उनके मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और बेटा फिर क्या हुआ कि पूरे भारत में जैसे क्रोध उनका भड़का, उतने उत्तेजित हो गया कि अब वो चुप नहीं बैठ सकते थे। तो पूरे भारत में बेटा 1942 में जो युवा पीढ़ी थी, जो युवा वर्ग था, वो विशेष रूप से कौन थे? विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। उन्होंने हिंसक तरीके से भी और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके, दोनों तरह से कार्यवाही को ही महत्वपूर्ण समझा, दोनों कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण काम भी किया। अब आइए बेटा पेज नंबर 118 पर। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। जिस तरह से बेटा 1857 में जैसे गदर के बाद ब्रिटिश सरकार के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती दी गई थी 1857 में, जिस तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ चुनौती दी गई थी और उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई थी। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके थी, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। उस समय क्या थी, जो ये चुनौती दी गई थी बेटा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उस समय क्या थी, ये चुनौती मूर्खतापूर्ण थी। क्यों मूर्खतापूर्ण थी? क्योंकि दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर तो सुसंगठित हथियारबंद सैनिकों की शक्ति थी। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। उस भीड़ ने तो ना तो इस द्वंद्व की तैयारी ही की थी और ना ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था। लेकिन जो बेटा 1857 में जो चुनौती दी गई थी ब्रिटिश राज को, तो वह मूर्खतापूर्ण थी। क्यों मूर्खतापूर्ण थी? क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी और उस भीड़ ने ना तो द्वंद्व की तैयारी ही की थी, जो बड़ी जनसंख्या थी बेटा, उसने ना तो द्वंद्व की तैयारी ही की थी और ना उसने समय का ही चुनाव किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने में ही आ गई थी। जो स्थिति थी बेटा, जो चुनौती देने की स्थिति थी, वह स्थिति तो उनके सामने जाने अनजाने में ही आ गई थी। तत्कालीन प्रक्रिया के रूप में भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। लेकिन फिर कहा गया कि कुछ भी हो, नासमझी से ही भरा हो या गलत ही रही हो, भाई उन्होंने यह चुनौती जो उन्होंने दी वह मूर्खतापूर्ण थी। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो उन्होंने द्वंद्व की तैयारी ही की थी और ना उन्होंने समय का चुनाव किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजाने में आई। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है, शायद 10,000 की संख्या से ज़्यादा सही होगी। जो बेटा 1942 में जो दंगा हुआ, पुलिस के अनुसार जो सरकारी आंकड़ा था तो उसमें ये सामने आया कि 1028 लोग मरे और 3200 घायल हुए। लेकिन जनता ने एक आंकड़ा निकाला कि नहीं,
मृतकों की संख्या लगभग 25,000 होगी। फिर यह संख्या संभव अतिरंजित है, हो सकता है कि शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते लगे। और यह भी एक असाधारण सी बात है कि कैसे कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन बेटा समाप्त हो गया, खत्म हो गया और वहाँ पर दोबारा विजय पाई गई। हाँ, लेकिन इसमें कभी कभी बेटा कई दिन भी लगे और कभी कभी कई हफ्ते भी लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में बंगाल के मिदनापुर जिले में, संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिले में हुआ। और ऐसा कहाँ हुआ बेटा? ऐसा हुआ बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। लेकिन बलिया जिले में भीड़ के खिलाफ बेटा शारीरिक हिंसा या लोगों को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोई भी शिकायत नहीं आई थी। भारत की बीमारी और अकाल, अब आ गया बेटा भारत में बीमारी और अकाल की स्थिति आई। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। हमारा भारत बेटा बहुत बीमार था और तन और मन दोनों से बीमार था। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फले फूले थे, दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण भारत पर पड़ा। भारत बेटा बहुत ही बीमार हो गया, तन से भी और मन से भी। लड़ाई में क्या हुआ? कुछ लोग तो फले फूले थे, पर दूसरों पर बोझ जो था वो चरम सीमा तक पहुंच गया था। इसकी भयानक याद जो है दिलाने के लिए अकाल पड़ा था। दूर दूर तक फैले अकाल, जिसका प्रभाव पड़ा बंगाल और पूर्वी और दक्षिण भारत पर पड़ा। ब्रिटिश, आइए बेटा पेज नंबर 119 पर। शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। ये जो बेटा अकाल था, ये ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली। महामारी बेटा क्या था? हैजा और मलेरिया। वह दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से पहले तो बेटा ये जो 170 सालों सबसे बड़ा विनाशकारी था और ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद जो महामारी फैली उसमें थे बेटा हैजा और मलेरिया दूसरे सूबों में भी, और यही महामारी दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे हैं। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों को की खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उघाड़ कर रख दिया। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। जो ये अकाल पड़ा, इस अकाल ने बेटा क्या किया कि जो लोग खुशी के एक पर्दे के नीचे थे, जो लोग खुशहाली के झीने पर्दे के जो नीचे थे, तो भारत की तस्वीर थी उसे खोल कर रख दिया। और यह तस्वीर किसकी थी? यह तस्वीर थी ब्रिटिश शासन की बदसूरती की। जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थीं, कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था।
जब बेटा ये अकाल जब ये पड़ रहा था, जब कुछ ये सब घटना घट रही थी, उस समय कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थी। लेकिन कलकत्ता के जो ऊपरी लोग थे, जो ऊपरी तबकों के लोग थे, कि 10,000 लोग थे, उनके जीवन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं आया था, कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका जीवन जो था वह उल्लास से भरा हुआ था। अक्सर कहा जाता है, क्लास 8 यहाँ बेटा आपका एक उत्तर भी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं, बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। यहाँ शासक है और शासित है, ब्रिटिश है और भारतीय है। ये अंतर विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नजर में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी और जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। अक्सर कहा जाता है बेटा कि जो हमारा भारत है वो क्या है, अंतर विरोधों का देश है, क्योंकि यहाँ बेटा धनवान भी हैं और निर्धन भी है, आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है, शासक भी है और शासित भी है, ब्रिटिश भी है और भारतीय भी है। ये जो अंतर विरोध है बेटा, ये सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़ा, वैसे पहले कभी नजर नहीं आया था। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को क्या करती जा रही थी, दिनों दिन हमारे भारत को गरीब बनाती जा रही थी, जिसके कारण क्या बेटा, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। हमारा देश दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने उड़ीसा मालाबार दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो क्या छोड़ेंगे। अब बेटा प्रश्न ये था कि भारत में ब्रिटिश शासन जब जाएंगे तो वो क्या छोड़ेंगे, वो हमारे लिए क्या छोड़ के जाएंगे। 3 वर्ष पहले मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। चित्र क्या उभरा था, लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे। ब्रिटिश तो चले जाएंगे, लेकिन वह कैसा भारत छोड़कर जाएंगे। कितनी नग्न दुर्गति, कैसा भारत, कितनी बुरी स्थिति, बर्बादी, दुर्गति। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचड़ा छोड़ेंगे। क्या छोड़ के जाएंगे अपने पीछे वे कीचड़ और कचड़ा छोड़ेंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 120 पर। भारत की सजीव सामर्थ्य। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। अकाल और युद्ध के बाद बेटा प्रकृति ने क्या किया, अपना रूप रंग फिर से निखारा। फिर से प्रकृति ने अपना कायाकल्प किया। कल जो लड़ाई का मैदान था, आज वह फूलों से भरा बाग है, हरी घास से ढक गया है वही मैदान। मनुष्य के पास बेटा स्मृतियों का विलक्षण गुण होता है कि यादों को वह सहेज कर रख सकता है, ऐसा गुण होता है। कहानियों और यादों से बना हुआ अतीत में बसता है। पहले ही हमें ज्ञात हो, पहले ही हमें इसका पता हो कि वह अतीत में खिसक जाता है। जो बेटा हो चुका, जो बीत गया, वो कहाँ चला गया, वह तो अतीत में खिसक गया। आज
जो आज जो बीते हुए कल की संतान, आज क्या है बेटा, ये कल की संतान है, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपनी संतान को आने वाले कल को दे जाएंगे, कल को दे जाएंगे। कमजोर आत्मा वाले क्या कर देंगे, इसमें समर्पण कर देंगे और फिर वे हटा दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मजबूत होंगे वो क्या करेंगे, फिर वो मसाल को आगे ले जाएंगे और कल आने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तो क्लास 8 आज बेटा आपका जो पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, वह समाप्त हो गई। आज बेटा आपको प्रश्न उत्तर भी करना है और इसके बाद बेटा आपको इसको याद भी करना है। बेटा जो भी आपका एनुअल पोर्शन था भारत की खोज का, मैंने आपको प्रत्येक पाठ को पढ़ा दिया है, एक एक पैराग्राफ को भी बेटा मैंने आपको समझा दिया है। और आपने मेरा मुझे आशा है क्लास 8 की आपने इसे पढ़ा भी होगा, अभी समझा भी होगा। अब बेटा आपका हिंदी पोर्शन जो है वो समाप्त हो गया। हिंदी फर्स्ट भाग में, हिंदी सेकंड भाग में, और साथ ही पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से भी। तो अब क्या करना है बेटा, अब आपको कॉपी वर्क करना है। जो पढ़ाया है मैंने पाठ आपको आज, इसे आपको पढ़ना भी है और समझना भी है।